नमस्ते, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था इसका प्रश्न उत्तरी को। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? प्रश्न को फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? ने कहा था जो कहानी है वह कितने भागों में बटी हुई है, कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं। बोल रहे हैं उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, प्रश्न समझ गए। अब देखिए उत्तर को। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इसके 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। फिर से देखिए, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, इसके 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है? प्रश्न है कहानी के पात्र की एक सूची तैयार करें। कहानी के पात्र की एक सूची तैयार करें। प्रश्न है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। प्रश्न है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। देखिए, जो सूबेदारनी है, सूबेदारनी कौन थी? तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी। लहना सिंह कौन है? सिख राइफल्स जमादार हैं। हजारा सिंह कौन है? सूबेदारनी का पति। हजारा सिंह कौन है? सूबेदारनी का पति तथा फौजी। आगे लिखा है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन है? पलटन का विदूषक। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक हैं। ओधा सिंह कौन है? सूबेदार का बेटा तथा फौजी। कीरत सिंह कौन है जी? फौजी। महासिंह फौजी। लप्टन साहब कौन है? फौजी। और अतर सिंह कौन है? तो सूबेदारनी का मामा। एक बार पुनः देखिए, प्रश्न था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी के पात्रों का नाम इस प्रकार है। सूबेदारनी कौन है? तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। लहना सिंह सिख राइफल्स जमादार हैं। हजारा सिंह कौन है? तो सूबेदारनी का पति और फौजी है। वजीरा सिंह कौन है? तो पलटन का विदूषक है, हंसी लगाने वाला। और बोधा सिंह कौन है? तो सूबेदार का बेटा और साथ ही साथ फौजी भी। कीरत सिंह कौन है? तो फौजी हैं। और महासिंह भी फौजी। लप्टन साहब कौन है? तो फौजी हैं। अतर सिंह कौन है? तो सूबेदारनी का मामा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्रश्न है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। प्रश्न है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह एक फौजी हैं। आपको पता है लहना सिंह कौन थे? तो लहना सिंह एक फौजी हैं। बोल रहे हैं कि लहना सिंह एक फौजी हैं। वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक हैं, हीरो हैं। उसने कहा था इस कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह ही। लहना सिंह एक फौजी हैं। पहले ये लिखिएगा, फिर लिखिएगा कहानी का प्रमुख पात्र हैं और साथ ही साथ वो नायक हैं, इस कहानी के हीरो हैं। कहानी में उसका चरित्र पूरी तरह से उभर कर आया है। कहानी में उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं प्रमुखतया नजर आती हैं तो इस प्रकार हैं। अब देखिए, अगर आपको लहना सिंह के बारे में लिखना है तो पहले तो लिखिएगा लहना सिंह एक फौजी हैं। है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, तो पहले लिखिएगा कि लहना सिंह एक फौजी हैं, वह कहानी का प्रमुख पात्र हैं, साथ ही साथ वह नायक हैं। कहानी में उसका चरित्र पूरी तरह से उभर कर सामने आया हुआ है। अब कहानी में उसके चरित्र के बारे में कुछ विशेषता है, विशेषताओं का वर्णन है। तो देखिए कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं। पहला, कहानी का वह नायक है, कहानी का वह हीरो है, कौन? लहना सिंह। कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम लहना सिंह के इर्द-गिर्द घटित होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। वह नायक क्यों है और प्रमुख पात्र क्यों है? क्योंकि पूरी कहानी उसी के चारों तरफ घूमती है, इर्द-गिर्द घूमती है, लहना सिंह के ही। बोल रहे हैं कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम लहना सिंह के इर्द-गिर्द घटित होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक हैं। अगला, उनकी विशेषता क्या है? तो बहादुर और निडर भी हैं। लहना सिंह कैसे थे? बहादुर और साथ-साथ निडर भी।
बहादुर तथा निडर। लहना सिंह बहुत ही बहादुर तथा निडर व्यक्ति हैं। वह खंदकों में खाली बैठे रहने से युद्ध बेहतर समझता है। खाली बैठने से अच्छा ये क्या समझते हैं? युद्ध। साथ ही वह अद्भुत वीर हैं तथा खतरे के समय भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। उसने अपनी निडरता के कारण ही नकली नकली लेफ्टन को नकली लेफ्टन साहब को भी मार गिराया था। देखिए फिर से, बहादुर और निडर हैं। लहना सिंह वो बहादुर हैं और साथ-साथ निडर हैं। लहना सिंह बहुत ही बहादुर तथा निडर व्यक्ति हैं। वह खंदकों में खाली बैठे रहने से युद्ध बेहतर समझता है। साथ ही वह अद्भुत वीर हैं तथा खतरे के समय भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। उसने अपनी निडरता के कारण ही नकली लेफ्टन साहब को भी मार गिराया था। आगे देखिए, आगे उनके बारे में विशेषता है कि सहानुभूति और दूसरा दयालुपन। उसके अंदर सहानुभूति भी थी और दयालुपन भी था। लहना सिंह के चरित्र की एक और विशेषता है कि सहानुभूति और दया भाव। इसी भावना के चलते वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल तथा जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। इतना ज़्यादा उसके अंदर दयालुपन था और सहानुभूति था। वो इतना ज़्यादा ठंड था, फिर भी क्या करते हैं, बीमार बोधा सिंह को अपना जर्सी दे देते हैं, कंबल दे देते हैं। बोधा सिंह को दे देता है तथा स्वयं उसकी जगह खंदक के दरवाजे पर पहरा देता है। तो आप इसके बारे में ये लिख दीजिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है चतुर। लहना सिंह के बारे में लिखा है कि वह चतुर भी थे। लहना सिंह बहादुर होने के साथ-साथ लहना सिंह बहादुर होने के साथ-साथ काफ़ी चतुर भी हैं। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगी कि लेफ्टन साहब असली नहीं बल्कि कोई जर्मन जासूस हैं। इसका मतलब वह चतुर हैं, तभी तो यह पहचान गए। लहना सिंह बहादुर होने के साथ-साथ काफ़ी चतुर भी हैं। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगी कि लेफ्टन साहब असली नहीं बल्कि कोई जर्मन जासूस हैं। उसने काफ़ी चतुराई के साथ उसका भांडा फोड़ दिया। अगला देखिए, लहना सिंह सच्चा प्रेमी भी हैं। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी हैं। बचपन खेल-खेल में उसके दिल में एक अनजान भावना उत्पन्न हुई, जो प्रेम था। हालाँकि वह अपना प्रेम प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उसने अपने उस प्यार के प्यार को सच्चाई के साथ अपने हृदय में बसाए रखा। बचपन के प्रेम को अपने हृदय में बसाए रखा। आगे, अगला है वचन पालन। इसकी विशेषता और क्या है लहना सिंह का? वचन पालन। सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि वह उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करे। लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया तथा इस वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। अपने प्राण तक दे दिए उनको बचाने के लिए, सूबेदारनी का बातों को पूरा करने के लिए। अब आगे देखिए क्या है? अगला प्रश्न है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। उसने कहा था इस पाठ में सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच क्या-क्या बातचीत होता है, उसको हमें बोल रहा है कि लिखने के लिए। बोल रहे हैं कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। इस पाठ में लहना सिंह तथा सूबेदारनी के मध्य कुछ ही संवाद हैं, यानी बातचीत है, जो इस प्रकार हैं। लड़का जब उस लड़की को बचाते हैं, लहना सिंह जब उस लड़की को बचाते हैं, तो लहना सिंह उनसे पूछते हैं, "तेरे घर कहाँ हैं?" आप लिख दीजिएगा, लहना सिंह लड़की से पूछते हैं कि तेरे घर कहाँ है? तो जो सूबेदारनी है, वह बोलती है मगरे में। तो फिर सूबेदारनी पूछते हैं कि तेरे कहाँ हैं? तो लड़का बोलता है, यानी कि लहना सिंह बोलता है कि मांझे में। फिर लड़का बोलता है कि यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की बोलती है कि अतर सिंह की बैठक में। बैठक मतलब घर में। बोल रहे हैं कि अतर सिंह के घर में। और अतर सिंह कौन है? तो वे उनके मामा थे। अतर सिंह मामा हैं, किनके? लड़की के। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। तो फिर लड़का भी बोलते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इस तरह से दोनों के बीच बातचीत होती है, आप इसे लिखेंगे, ठीक है? अब आगे देखिए। आप इसे अपने मन से सजाकर लिखेंगे, इस तरह से नहीं उतार देनी है। इतने में दुकानदार के बीच जो बातचीत चल रहा था किसी और से, वो सब खत्म होता है, फिर जाके लड़का पूछता है, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, उसी लड़की से, सूबेदारनी से, यानी कि लहना सिंह पूछते हैं, तेरी कुड़माई हो गई क्या?
इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई कि धत ऐसा कहकर भाग जाती है। लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई क्या? और उत्तर में वही धत मिला। फिर धत बोल के भाग जाती हैं। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़की बोल देती हाँ हो गई। तो लड़का पूछता है कब? तो लड़की बोलती है कल, देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू। इस तरह से। अब ये सब घटना था बचपन की। अब जब युद्ध पर जा रहे थे, तो युद्ध पर जब जा रहे थे, तो युद्ध पर जाने से पहले सूबेदार के घर से जाना होता है। तो सूबेदार की जो पत्नी है वही है सूबेदारनी। जो सूबेदारनी है वही तो लहना सिंह की प्रेमिका है। तो उस समय जो मिलती है, मतलब युद्ध पर जाने से पहले जो सूबेदारनी से मिलती है, उस समय क्या बातचीत होता है, देखिए उसी के बारे में है। तो लड़की बोलती है, देखिए लड़की बोलती है, सूबेदारनी बोलती है, मुझे पहचाना क्या? तो लड़का बोलता है, लहना सिंह बोलता है, नहीं। फिर वो याद दिलाती है, तेरी कुरमाई हो गई क्या? खत कल हो गई, देखते नहीं रेशम, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। इस तरह से उन्हें याद सब दिलाती हैं सूबेदारनी लहना सिंह को। सूबेदारनी कह रही हैं, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघड़िया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया, सब मर गए। रोते हुए सूबेदारनी बोल रही है, अब दोनों जाते हैं, दोनों फौज में जा रहे हैं, यानी मेरा बेटा और मेरा पति दोनों ही जा रहे हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले, टांगे मतलब जो घोड़ा के द्वारा खींचा जाता है, टमटम बोल सकते हैं। एक दिन याद है कि टमटम वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप यानी कि स्वयं खुद, आप यानी कि स्वयं घोड़े की लातों में चले गए थे। धना सिंह खुद घोड़े की लातों में चला गया, लेकिन लड़की को बचा लेती है। तो आप यानी कि आप खुद स्वयं घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप यानी कि स्वयं आप खुद घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिए गए थे। ये रिपीट हो गया है वाक्य। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। इस तरह से बोलती हैं कि जिस प्रकार आपने मेरी प्राण बचाई, घोड़े से रक्षा की, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। यह मैं आपसे भिक्षा मांग रही हूँ, आंचल पसार रही हूँ। ऐसा सूबेदारनी बोलती हैं। तो ये सारा बातचीत होता है दोनों के बीच। आगे देखिए, प्रश्न है कल, देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू? यह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब लहना सिंह को यह बोला जाता कि कल ही मेरी हो गई है, सगाई हो गई है, देखते नहीं रेशम का यह कड़ा हुआ सालू, तो फिर जाके उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? फिर वह क्या रिएक्ट करते हैं? उसी के बारे में बता रहे हैं। कल देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो लहना सिंह सुनते ही क्या हो जाता है, तो देखिए क्या करते हैं। यह सुनते ही लहना पर वज्रपात सा होता है। वज्रपात, बहुत ज्यादा दुख होता है इन्हें। लहना सिंह जैसे यह सुनता है तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सुध बुध खो बैठता है, अपनी बुद्धि खो बैठता है, होश हवास खो बैठता है। घर लौटते समय वह किसी को नाली में ढकेलता है। जब लौट रहा था घर, तब घर जब जा रहा था तो रास्ते में कोई मिला, उसको नाली में ढकेल दिया। इतना ज्यादा गुस्सा में था, इतना ज्यादा ज्यादा नाराजगी में था वह। तो किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है तथा सामने आती हुई वैष्णवी को टक्कर मारकर उसे गाली खाता है। यह सब प्रतिक्रिया होती है। आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है?
वजीरा सिंह बोलते हैं, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से अगर मर गए तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो देखिए उत्तर क्या लिखेगा। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, जो जानलेवा साबित हो रही है। इस स्थिति में लोगों को निमोनिया हो रहा है। पर लहना सिंह पर लहना सिंह इस पर भी अपना कंबल जर्सी बोधा सिंह को दे दे रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है जिसके कारण निमोनिया हो रहा है, लेकिन लहना सिंह उसमें भी अपना जर्सी किनको दे रहा है? बोधा सिंह को दे रहा है। बोधा सिंह को दे रहा है। उसे इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलने वाला, कोई मुरब्बा नहीं मिलने वाला, कोई इनाम नहीं मिलने वाला। वह ठंड के कारण मर सकता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। आगे आइए। अगला प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? देखिए क्या है प्रश्न। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? उत्तर लिखेगा, वजीरा के इस कथन में फ्रांस की फिरंगी मैम की ओर संकेत किया गया है। ऐसा कौन बोलती है? फ्रांस की फिरंगी मैम। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया हुआ जो तुर्की मौलवी था वह क्या कहता था? देखिए, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। कौन? तो जर्मनी वाले। ऐसा कौन बोलते हैं? तुर्की मौलवी। गौ को नहीं मारते हैं। कौन नहीं मारते? जर्मनी वाले। ऐसा बोल कौन है? तुर्की मौलवी। गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान आएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे, ऐसा कौन बोलता था? लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी। क्या? अगला प्रश्न देख। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही क्या है? स्पृहनीय है। इस कथन की पुष्टि करें। बोले कि लहना सिंह का जो दायित्व बोध है, दूसरा उसकी जो बुद्धि है, दोनों ही क्या है? स्पृहनीय है, मतलब आकर्षक है। इस कथन की पुष्टि करें। देखते हैं क्या लिखा है। लहना सिंह अपने दायित्व के प्रति पूर्णतया सजग हैं। उससे निवेदन पूर्वक जिसने जो कुछ कहा वह सक्रिय होकर उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण कार्य क्षमता, पूरी लगन, मनोबल तथा धैर्य के साथ लग जाता था। आपको पता ही है सूबेदारनी ने जो कहा उसके लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। वही बता रहे हैं, वह सक्रिय होकर उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण कार्य क्षमता, पूरी लगन, मनोबल तथा धैर्य के साथ लग जाता था। इसके लय इसके इसके लिए इसके लिए उसे चाहे जो भी कष्ट उठाना पड़े, पर वह पीछे नहीं हटता था। आगे देखिए। इसी प्रकार उसकी बुद्धि भी काफी तीव्र है, कुशाग्र है। वह जर्मन जासूस को पल भर में पहचान लेता है। वह लप्टन साहब नहीं है। वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है तथा अपनी चतुराई से उसे मार गिराता है। इस प्रकार यह कथन पूर्णतया सत्य प्रतीत होता है कि लहना सिंह का दायित्व बोध तथा उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहनीय है। अगला प्रश्न है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। प्रसंग भी बताना है और अभिप्राय भी बताना है। देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जब मृत्यु होने वाली होती है उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें याद होने लगती है, मतलब याद आने लगती है पीछे की चीज। उस समय जो समय का पर्दा होता है वह भी हट जाता है। अभी जिस वर्तमान समय में वह व्यक्ति रहता है उसको अतीत काल की चीजें भी आ जाता है दिमाग में। वही बता रहे हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय के धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब इसका प्रसंग बताना है और अभिप्राय बताना है। तो प्रसंग में क्या लिखेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार
चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित अमर कहानी उसने कहा था से अवतरित है लिया गया है। कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह मृत्यु के निकट है। इस वक्त उसके दिमाग में पुरानी यादें आ रही हैं। ये था प्रसंग। अब उनका अभिप्राय समझते हैं, अभिप्राय क्या है। जब मनुष्य की मृत्यु समीप होती है तो पुरानी स्मृतियां उसके समक्ष स्पष्ट होने लगती हैं। सारे जीवन की घटनाएं उसके सामने घूमने लगती हैं। ये सारी घटनाएं उसे ऐसे दिखाई देती हैं जैसे सब कुछ अभी घटित हो रहा हो। घटनाओं पर समय के कारण जो धुंधलापन आ गया था वह धुंधलापन टूट जाता है तथा सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। यह था उनका अभिप्राय। अगला प्रश्न है कि मर्म स्पष्ट करें। लिखा है अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। देखिए क्या है इसका मर्म। लहना सिंह युद्ध में बुरी तरह से जख्मी हो गया है। उसकी मृत्यु निकट है। इस वक्त अतीत की स्मृतियां उसके मस्तिष्क में घूम रही हैं। अपने मित्र हजारा सिंह की रक्षा हेतु उसकी पत्नी को उसने वचन दिया है। हजारा सिंह की जो पत्नी है सूबेदारनी, उसको वचन दिया है। अपने अंतिम क्षणों में वह वजीरा सिंह से कह रहा है कि बस अब के आषाढ़ महीने में यह आम खूब फलेगा। तुम दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठकर जी भरकर आम खाना। यह आम का पेड़ भी तेरे भतीजे की उम्र का ही है। जिसे महीने उसका जन्म हुआ था जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने पेड़ को लगाया था। अब अगला प्रश्न है और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। प्रश्न क्या है? और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब देखिए क्या है। जहां तक कहानी की शीर्षक का सवाल है, उसने कहा था। शीर्षक पूरी तरह से सटीक जान पड़ता है। सूबेदारनी की बातें सूबेदारनी के चरित्र को तो उजागर करती ही है। वे लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती है। सूबेदारनी की कही हुई बातें ही उनके बीच के संबंधों को उजागर करती हैं। तो कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। मृत्यु की तरफ बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करें। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है उसका वर्णन करना है। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। लेखक ने लहना सिंह तथा सूबेदारनी के माध्यम से लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। कहानी का केंद्रीय भाव है शुद्ध प्रेम। प्रेम ये होता है कि एक दूसरे के लिए जान तक दे देना, ना कि जान ले लेना। यहाँ बता रहे हैं कि केंद्रीय भाव है शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम के एक ऐसे पवित्र रूप को चित्रित किया गया है जिसकी प्राप्ति नहीं होती है। आगे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बड़े ही सुंदर ढंग से इस कहानी के भाव के विषय में लिखा है। उसने कहा था कि पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्सर्ग निपुणता के साथ संफुटित है, स्पष्ट है। इसकी घटना ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स नहीं है। सूची के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता।
इसकी घटनाएँ ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। घटनाएँ ही बोलती है, पात्रों की बोलने की ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।